तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह शिवराध्याय इस अकेडमी के द्वारा शुरू किया गया एक अनोखा प्रोग्राम जो आपको करंट की जानकारी प्रदान कराएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक आपको महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट बता देते हैं जो हो सकता है आपके काम आए मेंस के आंसर राइटिंग में। उन्होंने कहा था कि यह धरती जो है वह सारे मनुष्यों के आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, परंतु केवल एक मनुष्य, अगर एक भी मनुष्य लालच करे तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग जितना तकनीकी विकास करते चले जा रहे हैं, आर्थिक विकास करते चले जा रहे हैं, उसी चक्कर में हमने इस प्राकृतिक संसाधनों को, हमने अपने क्लाइमेट को इतना बेकार कर दिया, इतना बर्बाद कर दिया है कि आने वाले वर्षों में हमें और बुरी स्थिति देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट ए नेशन एसेट एंड मेजर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल वेल्थ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉरेस्ट जो होता है वो, जो ये वन होते हैं, ये हमारे लिए एक नेशनल एसेट है, हमारे लिए एक राष्ट्रीय संपत्ति का काम करते हैं और बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं हमारे नेशनल एसेट और नेशनल वेल्थ में। और फॉरेस्ट नेशनल एसेट एंड मेजर कंट्रीब्यूटर टू फाइनेंशियल वेल्थ। ठीक है, तो इसी को हम आगे, इसमें जो दिया हुआ है उसको हमने एक जगह इसकी स्लाइड बनाकर आपको अच्छे से समझा देते हैं। एक मामला आया था, तेलंगाना स्टेट का एक मामला है। उसमें क्या हुआ कि तेलंगाना के कुछ वन अधिकारियों ने, कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने वन का कुछ क्षेत्र जो है प्राइवेट पर्सन को दिया और उनके खिलाफ एक केस हुआ। और उस केस के बाद वहां का हाई कोर्ट जो है, उन्होंने उनके खिलाफ जो है कार्यवाही की। तो उसी कार्यवाही के खिलाफ, उसी कार्यवाही को चुनौती देते हुए तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। और उसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि, एक तो पहले मामला समझ लीजिए। एन अपील फाइल्ड बाय द स्टेट ऑफ तेलंगाना अगेंस्ट ए हाई कोर्ट डिसीजन ग्रेसियसली फॉरेस्ट लैंड टू ए प्राइवेट पर्सन। मतलब कि कुछ ऑफिशियल थे जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड को प्राइवेट पर्सन को दे दिया। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एसेट्स बोलते हैं। एक नया कानून आया, द एफसीएए इज अक्यूज्ड ऑफ गिविंग अ फ्री हैंड टू स्टेट टू रेगुलराइज इंक्रोचमेंट इन प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट। मतलब इसमें एक जो कानून आया है, वन संरक्षण अधिनियम, वन संशोधन संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत ये है कि यह स्टेट को बहुत पावर देता है। स्टेट को क्या कर देता है, पावर देता है, जिससे स्टेट पूरे वन क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए कुछ भी कानून, कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। ऐसा भी कर सकता है कि वो उस वन क्षेत्र के किसी हिस्से को किसी प्राइवेट पर्सन को दे सकता है, किसी प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब क्षरण, डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, क्षरण, लगातार कम होना। एंड डिसअपियरेंस, और गायब होना। डिप्लीशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट वुड अल्टीमेटली लीड है मैसिव एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जब हमारे पास अगर जंगल नहीं होगा तो सोचिएगा, जंगल से हमको क्या प्राप्त होता है, जंगल से या फॉरेस्ट से हमको, या ट्री से हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है हमारे लिए, O2, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और उसी ऑक्सीजन से हम जीवित रहते हैं। और सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो O2, जो ट्री के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको ही अपना भोजन उनके ऊपर आश्रित करते हैं। और इस वजह से अगर जंगल नष्ट हो गए तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और देखिएगा, अब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को समझिए। इंडियाज फॉरेस्ट सर्व, ये जो इनका रिजर्व है, फॉरेस्ट रिजर्व जो है भारत में, एज ए मेजर सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का महत्वपूर्ण हथियार या महत्वपूर्ण साधन है। यूज सिंक ऑफ अबाउट 24,000 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वर्थ $120 बिलियन, और 6 लाख करोड़। मतलब ये इनका जो 24,000 मीट्रिक टन जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सिंक करते हैं, इनको सोखते हैं, उसकी कीमत क्या है, कितनी है, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए उसकी कीमत है। ठीक है, ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं। 2009 का एक रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का, जिसका टाइटल था इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। उसके अंतर्गत जो कार्बन सिंक कंट्रीब्यूशन था 1995 से लेकर 2005 तक, उसमें बताएगा कि जो कार्बन स्टॉक था वो हमारे फॉरेस्ट और ट्री में 6,245 मिलियन टन से बढ़कर 6,662 मिलियन टन तक रजिस्टर कर लिया गया। और एक एनुअल
जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कार्बन का वो तकरीबन 38 मीट्रिक टन, या कार्बन जो है वो 138 मीट्रिक टन तक इसका जो है इंक्रीमेंट हुआ है। ये 38 मीट्रिक ऑफ कार्बन एंड 138 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब 2022-23 की एक रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसमें क्या बोला गया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा क्लाइमेटिक चेंज का, मतलब जो क्लाइमेट चेंज का हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स पर असर पड़ेगा, हमारे नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह पर जो असर पड़ेगा वो ये होगा कि 2.8% ऑफ इट्स जीडीपी, मतलब जीडीपी का 2.8% असर पड़ेगा, और डिप्रेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ नियरली हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन बाय 2050। भारत की जो जनसंख्या उसके तकरीबन 50% जनसंख्या जो है वो डिप्रेस हो जाएगी लिविंग स्टैंडर्ड के मामले में, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा 2050 तक कम हो जाएगा, ये पूरा मामला है, इस बारे में बात करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हम समझते हैं व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट क्या है उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। ग्रीन क्रेडिट आर यूनिट्स ऑफ इंसेंटिव, ये इंसेंटिव का एक यूनिट है जिसको दे दीज आर प्रोवाइडेड टू पार्टिसिपेंट इंगेज इन एक्टिविटीज, मतलब ये उन पार्टिसिपेंट को दिया जाता है जो कोई ऐसा एक्टिविटी या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, मतलब इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस स्कीम इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर लाइफ कैंपेन। ब्रॉडर लाइफ कैंपेन मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, हमारा जीवन किसके लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि समय आ गया है अगर हम पर्यावरण पर अपना जीवन समर्पित नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तब रहने लायक बचेगी नहीं, और जब पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी तो उस पर कैसे कोई रह सकता है। अब समझते हैं कार्बन स्टॉक क्या होता है। A carbon stock or carbon pool is a system that has capacity to store or release carbon. कार्बन स्टॉक क्या होता है, एक ऐसा कार्बन पूल है जिसमें कैपेसिटी होती है कार्बन को स्टोर करने की और कार्बन को रिलीज करने की। एक कार्बन फ्लक्स क्या होता है, कार्बन फ्लक्स रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन एक्सचेंज between carbon stock over a specified time. In simple terms, it is the movement of carbon between land, oceans, atmosphere and living things. अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कार्बन क्रेडिट और कार्बन स्टॉक आपके सामने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में फॉरेस्ट को क्या बोला है, कार्बन ग्रीन क्रेडिट और कार्बन स्टॉक को उन्होंने बोला है कि हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें इनको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, बिना इनके इंक्लूड किए हमारी नेशनल इनकम, हमारी जो इकोनॉमी है वो चल नहीं सकती है, ठीक है। अब इशूज रिलेटेड टू एफसीए, एक एक्ट आया है एफसीए 2023 जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब उसके बारे में क्या है, इसमें जो प्रपोजल दिया गया, जिसमें जो प्रावधान है वो थोड़ा सा चिंताजनक प्रावधान है, क्योंकि इनका मामला है कि इसमें जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिली हुई है, स्टेट को पावर मिली हुई है कि वो पर्यावरण या जो वन है उनको रेगुलेट करने के लिए अपने तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट पर्सन को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। और जो बॉर्डर पर ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं वहां पर जो इंडिजिनस, इस वहां के इंडिजिनस लोग हैं जो रहने वाले हैं, उनका जो पावर है उनको भी क्या कर दिया गया, उनकी जो शक्तियां, उनके जो राइट्स हैं उनको भी क्या कर दिया, इरेज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। कम्युनिटीज लिविंग ऑन इंडियाज बॉर्डर without appropriate assessment and mitigation plans such as clearance could threaten biodiversity and trigger extreme weather condition। देखिए ये बोला जा रहा है कि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं अगर उनका सही ढंग से उनकी सही ढंग से जांच और अगर असेसमेंट ना हुआ तो इसका परिणाम ये हो सकता है कि इससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रह सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा है दुबई में बहुत भयंकर बारिश हुई, बहुत समय तक बारिश होती रही, उसके बाद जो है इंडोनेशिया में जो है वो क्या कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन हुआ। इस तरीके से अगर हम अपने इस पर्यावरण पर सही ढंग से हम लोगों ने काम नहीं किया तो आगे बहुत नुकसान हो सकता है। अब अगला सवाल है, अगला आर्टिकल है, हमको इसको समझना है। सेंट्रल आस्क फसाई टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट नेस्ले। एक पूरा मामला पहले समझ लीजिए क्या मामला है। मामला यह है कि नेस्ले जो कंपनी है, नेस्ले जो नेस्ले जो कंपनी है ये एक सेरेलैक प्रोडक्ट बनाती है। सेरेलैक प्रोडक्ट है जो बच्चों को खिलाया जाता है, इनको हम बोलते हैं बेबी फूड, बेबी फूड। तो ये बेबी फूड जो है इसमें जो है सेरेलैक कंपनी, सॉरी, नेस्ले कंपनी जो है वो क्या करती है, वो इसमें एडेड शुगर मिलाती है। क्या मिलाती है, एडेड शुगर। एडेड शुगर जो कि हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, खास करके बच्चों के हेल्थ के लिए, वो इसमें मिलाती है। और कितना मिलाती है, उनके अनुसार
वहां पर 2.7 ग्राम एडेड शुगर मिलाती है। स्थिति इससे भयावह ऐसी है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा इसमें एडेड शुगर की मात्रा कितनी है। इसमें एडेड शुगर की मात्रा 8.7 ग्राम दिखाई गई है, तो और ज्यादा बुरी स्थिति है। यहाँ पर तो सिर्फ 2.7 ग्राम शुगर को ही खतरनाक बता दिया गया है, और यहाँ पर तो 8.7 जो है ग्राम वो एडेड शुगर है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होती है, खास करके बच्चों के हेल्थ के लिए। तो WHO ने बहुत पहले ही इस बारे में चेतावनी भारत को दी थी कि ये जो एडेड शुगर मिला रही है नेस्ले कंपनी, वो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और दूसरी चीज, इस समय जो भारत की कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने भी फसाई से बोला है कि कृपया आप इसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन ले, अदरवाइज ये हमारे बच्चों के लिए, इन्फेंट जो होते हैं, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु जो होते हैं, उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं फसाई कंपनी के बारे में। फसाई फूड जो है FSSAI, अब ये इसको समझते हैं क्या है। इसका जो इनैक्टमेंट हुआ था, मतलब इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हुआ था ये एक एटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, द एक्ट ऑफ 2006 कंसोलिडेट्स वेरियस लॉज रिलेटेड टू फूड सच एज प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। मतलब कि कुल मिलाकर कुछ ऐसे लॉ हैं जिनको कंपाइल करके इसको बनाया गया, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फिर एक और है फूड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। उसके बाद मीट, मतलब जितने भी खाने वाली चीजें हैं जिसको आप बोलते हैं फूड के रूप में, जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्रूट का प्रोडक्ट हुआ, मीट का प्रोडक्ट हुआ, इन सारे प्रोडक्ट में किसी प्रकार की धांधली ना हो, किसी प्रकार की मिलावट ना हो, यही सारा काम कंट्रोल करने के लिए, इसी सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए फसाई बनाया गया है। द एक्ट आल्सो एम्स टू एस्टेब्लिश a single reference point for all matters relating to food safety and standards। मतलब पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी और एजेंसियां थी जो इन सारे अलग अलग चीजों को देखती थी। जैसे फ्रूट प्रोडक्ट को अलग एजेंसी देख रही है, फूड एडल्टरेशन को अलग देख रही है, मीट फूड को अलग देख रही है, लेकिन सारी एजेंसियों को कंपाइल करके फसाई को बनाया गया, और वो एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट सबके लिए उपलब्ध कराती कि अगर खाने से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है या कोई धांधली हुई है तो आप सीधे फसाई से रिपोर्ट कर सकते हैं। फसाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। फसाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ। क्यों, कैसे, अगर पब्लिक हेल्थ कैसे प्रमोट होगा, कैसे है प्रमोट होगा, तो सुपरवाइजिंग फूड सेफ्टी। अगर फूड सेफ्टी रहेगा तो पब्लिक हेल्थ पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये फसाई काम करती है। ठीक है, फसाई हैज ए हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। फसाई का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और इसके रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो 8 जोन्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे भारत में 8 जोन्स में पूरे देश में फैली हुई है। द चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फसाई अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो चेयरपर्सन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है फसाई का, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। द चेयरपर्सन इज इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो इसको सीईओ बनता है उसका रैंक क्या होती है, वो रैंक होती है सेक्रेटरी के बराबर की। ठीक है, तो ये आपका मामला है फसाई का। अब देखिए फंक्शन समझ लीजिए, फसाई का फंक्शन क्या हो सकता है। पहला फंक्शन तो इसका ये फ्रेमिंग एंड रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड और फ्रेमिंग है उसको रेगुलेट कर, मतलब फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट इन एडिटिव्स। इसका मतलब क्या है, यह जो फूड का प्रोडक्ट होता है उस और उससे संबंधित जो एडिटिव होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड रेगुलेट करती है और फ्रेम करती है। ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, जितने भी फूड के बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं उन सबको लाइसेंस देने का काम करती है। दूसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी लॉज। भारत में जो फूड सेफ्टी लॉ है और रेगुलेशन है उसको क्या करती है, इन्फोर्स करती है। मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, ये क्या करती है, मॉनिटर करती है, देखभाल करती है, ऊपर से विजिलेंस करती है कि भारत में फूड सेफ्टी और क्वालिटी कैसी है। और कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑन फूड सेफ्टी इश्यूज। फूड सेफ्टी इश्यूज पर क्या करती है, यह रिस्क असेसमेंट का कंडक्ट करवाती है जिससे पता चल सके कि किसी फूड में क्या खतरा हो सकता है, उससे कितनी सेफ्टी हो सकती है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑन फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर यह तमाम तरीके की ट्रेनिंग और अवेयरनेस करवाती है। प्रमोटिंग फूड फोर्टिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फूड, ये क्या प्रमोट करती है, फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट करती है और ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करती है। मतलब बहुत ज्यादा लैब लैब से बनाए गए फूड को ये
प्रमोट नहीं करती है, और ये फूड फोर्टिफिकेशन मतलब भोजन खराब ना हो इसलिए उसको फोर्टिफाइड करवाने के लिए प्रमोट करती है। कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसी, और अलग एजेंसियों से क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, यही इसका काम है। अब सेंटर ने क्या रिलीज किया, क्यूरिकुलम रिलीज किया, जिसको नाम दिया गया आधारशिला। क्या नाम दिया गया है, आधारशिला। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम अगली स्लाइड में आपको समझाते हैं अच्छे से, देखिएगा। डिटेल्स अबाउट आधारशिला। आधारशिला का संबंध किस मिनिस्ट्री से है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये किस बारे में है, आधारशिला किस बारे में बता रहा है, ये क्यूरिकुलम है, नेशनल क्यूरिकुलम है। किससे संबंधित है, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024। मतलब कि जो 3 to 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके केयर के लिए और एजुकेशन के लिए एक क्यूरिकुलम निर्धारित किया जाता है आंगनबाड़ी के लिए, उसी का नाम रखा गया आधारशिला। और ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। दो चीजों पर बेस्ड है, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, और दूसरा नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क पर। इस समय भारत में 14 लाख आंगनबाड़ी सेंटर है, और जो कि काम कर रहे हैं किसके लिए, फॉर द न्यूट्रिशन एंड द हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चाइल्ड। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड के न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं ये, और अर्ली एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं। अर्ली एजुकेशन मतलब प्री स्कूलिंग, प्री स्कूलिंग के लिए भी काम करते हैं ये आंगनबाड़ी के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका जो डिटेल है, क्यूरिकुलम का डिटेल, उसको समझिए। पहले 4 वीक में बच्चों के साथ क्या होता है, एकेडमिक एक्टिविटी उनकी करवाई जाती है। उनसे क्या करवाई जाती है, एकेडमिक एक्टिविटी, क्योंकि टोटल 48 वीक का प्रोग्राम है, जिसमें 4 वीक्स के लिए एकेडमिक एक्टिविटी होती है। 36 वीक में क्या करवाया जाता है, एक्सप्लोरिंग करवाया जाता है, फ्री प्ले करवाया जाता है, कन्वर्सेशन, क्रिएशन, वेरियस एक्टिविटीज, स्टोरी टेलिंग, मतलब तमाम तरीके के प्रक्रियाएं और एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे कि बच्चों को एक्सप्लोर किया जा सके, उनका बौद्धिक विकास किया जा सके, इमेजिनेशन पावर भी उनकी क्या करवाई जाती है, डेवलप करवाई जाती है। उनको सोचने के लिए ऐसे सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ऐसी कहानियां बताई जाती हैं जिससे वो सोच सकें। उनसे गाना गाना वगैरह भी उनसे गवाया जाता है, राइमिंग करवाई जाती है, ठीक है। अगला जो लास्ट का 8 वीक है, उसमें क्या होता है, री इन्फोर्सिंग, जो जो काम करवाए गए हैं दोबारा से उनको करवाए जाते हैं, और ये पता लगाया जाता है लर्निंग प्रीवियस वीक्स, कि उन्होंने पिछले वीक्स में क्या क्या लर्न किया, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ये देखते हैं कि किस बच्चे का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, और किस बच्चे का परफॉर्मेंस और कैसे उसको ग्रो करवाया जा सकता है। ये मामला है आपका आधारशिला का, ठीक है। अगले पर आते हैं। फॉसिल्स ऑफ द ह्यूज प्री हिस्टोरिक स्नेक फाउंड इन कच्छ माइन। इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम एक स्लाइड से समझ लेते हैं। आईआईटी रुड़की के जो रिसर्चर्स हैं, आईआईटी रुड़की के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक डिस्कवरी की है, जो है प्री हिस्टोरिक स्नेक का। उन्होंने एक प्री हिस्टोरिक स्नेक का फॉसिल प्राप्त किया है। प्री हिस्टोरिक स्नेक का जो है उन्होंने फॉसिल प्राप्त किया है, और जो फॉसिल किस युग का है, मिड फॉसिल है मिड इयोसीन युग का, या इसको आप एपॉक बोल सकते हैं, एपॉक का, ठीक है। मिड इयोसीन एपॉक का प्राप्त किया है, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ वासुकी, इसका नाम इन्होंने रखा है वासुकी इंडिकस। क्या नाम रखा है, वासुकी इंडिकस, ठीक है। अब यह कब एग्जिस्ट करता था, तकरीबन 47 मिलियन साल पहले। कितने साल पहले, 47 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। और यह उस समय एग्जिस्ट करता था जब अफ्रीका, इंडिया और साउथ अमेरिका एक भाग में पाए जाते थे। अभी तो ये सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग है, इस समय क्या है, इस समय एक भाग में पाए जाते थे तकरीबन 47 मिलियन साल पहले, ठीक है। तो मामला इतना ही है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखा है कि जो स्नेक का फॉसिल मिला उसका नाम क्या है, वासुकी इंडिकस है, और यह तकरीबन 47 मिलियन ईयर्स पहले पाया जाता था, और उस समय अफ्रीका, इंडिया और साउथ अमेरिका जो है वो एक हिस्से में ही पाए जाते थे, ठीक है। तो आज का जो लास्ट आर्टिकल है उसको डिस्कस किया जाएगा। वो आज का लास्ट आर्टिकल, उसमें उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एक विनय पांडा जी हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं न्यू दिल्ली के। वो बता रहे हैं कि जो इनकमिंग गवर्नमेंट, मतलब आने वाली जो सरकार है, आने वाला जो इलेक्शन है, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, या उसको क्या क्या करना चाहिए, उस बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल बताया हुआ है। उसको हम स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। देखिए उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनका सबसे मेन मोटो क्या है कि आने वाली जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए,
इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा चीज, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट